स्वागत है आप सभी का हमारी खास मुहिम शेयर बाजार सबका अधिकार में। ये एक ऐसी मुहिम है जो ईटीना स्वदेश ने शुरू की है, खास आपके लिए, खास उन सभी दर्शकों के लिए जो शेयर बाजार में पैसे लगाने के बारे में अब तक बस सोचते ही आए हैं और उसमें बहुत जोखिम समझते हैं या समझते हैं कि एक तरह का सट्टा है। देखिए, बचत करना हमारी आदत में शुमार है, लेकिन इस बचत का निवेश हम कहाँ करें, किस तरीके से करें, ये अक्सर सवाल हैं जो आपके जहन में खड़े हो जाया करते होंगे। और इन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा ये खास शो शेयर बाजार सबका अधिकार। ये सिर्फ एक शो नहीं है, आपको शेयर बाजार से जोड़ने का एक तरीका हम बताते हैं। ये एक मुहिम के तौर पे हमने शुरू किया है, क्योंकि शेयर बाजार में अगर आप आना चाहते हैं तो केवल स्टॉक खरीद कर ही नहीं, बाकी तमाम जरिए भी हैं जिसके जरिए आप इक्विटी बाजार में अपनी पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। और ये सब हम करते हैं इस शो के जरिए, जहां पर आसान भाषा में वो तमाम जानकारियां आपको दी जाती हैं शेयर बाजार में बेहतर रिटर्न से लेकर कहां पर जोखिम ज्यादा है, कहां जोखिम कम है। ये तमाम मुद्दों पर हम आपको हमारे एक्सपर्ट्स के जरिए आसान भाषा में समझाइश भी देते हैं। और खास शो में हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट निमेश ठाकर और द स्ट्रीट्स के कुणाल रामभिया भी जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। साथ ही मेरे सहयोगी पूजा और प्रशांत भी मेरे साथ हैं, जो इस मुहिम को आज आगे बढ़ाएंगे मेरे साथ। और लगे हाथों हमारे जो दर्शक हैं फोन लाइन पर, वो भी जुड़ गए हैं। सावन कुमार बर्मन साहब, सावन कुमार जी नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं हरिद्वार से बात कर रहा हूँ। हरिद्वार से। शेयर बाजार सबका अधिकार इस मुहिम में आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, शेयर बाजार में कब से पैसे लगा रहे हैं? मेरे ख्याल से BHEL पर आप सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। यस मैम, यस मैम। बताइए। मेरे पास ना BHEL का 500 शेयर है और 199 के भाव पे है। मैम, इसको होल्ड करना है या निकाल देना है? ऑलराइट, चलिए, तो BHEL पर आपने ये सवाल पूछा है और अविनाश मैं आपके पास आऊंगी, बताइए, इनका मार्गदर्शन करें। मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नजरिया कम से कम अगले 12-15 महीने का है तो BHEL में ये निवेशित रह सकते हैं। सबसे बड़ी बात, BHEL की ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे है। एग्जीक्यूशन भी हमने देखा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से बहुत बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन चल रहा है। और अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके काफी बड़े इन्वेस्टमेंट्स BHEL करने वाला है। तो हमको लग रहा है कि देखिए, हालांकि स्टॉक काफी भाग चुका है, अगर नजरिया 12-15 महीने का है तो मैं समझता हूँ कि इनको निवेशित रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बड़े अनाउंसमेंट्स और नंबर्स में इंप्रूवमेंट आने की अपेक्षा रहेगी। तो यहाँ पे होल्ड करें, कम से कम 12 टू 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके। यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड इवन करंट प्राइस पे मिल सकता है। ठीक है, तो ये नजरिया BHEL पे जो कि अविनाश जी ने आपको दिया। बढ़ते हैं आगे और अगले जो कॉलर हैं उन्हें जोड़ते हैं अपनी इस मुहिम से। अनिल कुमार यादव साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी बताइए, देश के किस हिस्से से बात कर रहे हैं आप और क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार सर, मैं जम्मू से बात कर रहा हूँ। जी 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 जी, मेरे पास UPL के 20 शेयर हैं 700 के रेट के, काफी ऊपरी रेट में लिए हुए हैं मेरे। तो अभी इसका रेट काफी डाउन चल रहा है, तो मुझे कब तक होल्ड करना चाहिए इनको? ठीक है, तो जरा एक नजरिया दे दीजिए, कब तक आप स्टॉक में बने रहना चाहते हैं? 1+ ईयर में रह सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो लंबी अवधि का नजरिया, तो अविनाश जी मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। UPL 700 रुपए, काफी ऊपरी स्तरों पर इन्होंने ये स्टॉक खरीदा है। हालांकि अब यहां से भी ये 1 से 1.5 साल का नजरिया चाहते हैं, तो बताइए क्या राय होगी? मेरे ख्याल से देखिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस या UPL की बात करें या सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज की बात करें, तो सारी कंपनीज के नंबर्स इस बार नरम आ चुके हैं, क्योंकि पूरी एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में प्रॉब्लम था, एक्सेस इन्वेंट्री सिस्टम में हो चुका था। लेकिन पिछले 2-3 महीनों से हमने मार्केट से सुना है कि इन्वेंट्री जो एक्सेस मार्केट में हो चुकी थी वो एब्जॉर्ब हो चुकी है। और आने वाला साल, दैट इज नया सीजन जब शुरू होगा, तभी मेरे ख्याल से बाउंस बैक आने की काफी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। देखिए, यूनाइटेड फॉस्फोरस ग्लोबली काफी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, इंडिया में तो काफी बड़ा काम है इनका। तो मुझे लग रहा है कि करंट प्राइस में सब कुछ जो नेगेटिव है वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन हो चुका है, तो यहाँ से मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी गिरावट और आएगी। तो नजरिया अगर आपका साल 1.5 साल का है तो यहाँ पे निवेशित रहिए। हो सके तो थोड़ा सा एवरेज भी कर सकते हैं, लेकिन नजरिया थोड़ा सा लंबा रखिए, क्योंकि जब बाउंस आएगा तब वो बाउंस भी इक्वली शार्प होगा। बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे स्पेंड करना जरूरी है।
बिल्कुल, निफ्टी 50 में कुछ बदलाव भी हुए हैं, इस वजह से यूपीएल बाहर हो गया था, तो शॉर्ट टर्म करेक्शन आना लाजमी था और वैसा दिख भी रहा है। लेकिन अविनाश जी का कहना है कि यहाँ से अब और ज़्यादा टूटने की उम्मीद नहीं है। आप चाहें तो मौजूदा स्तर पर और शेयर्स खरीद सकते हैं, यानी कि एवरेज कर सकते हैं और थोड़ा समय दीजिए, 1-1.5 साल का समय दीजिए, आपको लेवल्स आपके ज़रूर दिखेंगे। निकलने की जल्दीबाजी ना करें, स्टॉक अच्छा है। अगला सवाल ले लेते हैं। फेसबुक पर हमें आया है एनके जोशी जी का। ये इनका सवाल है कि एनआरआई को अगर इक्विटी मार्केट में, शेयर बाजार में खरीदारी बिकवाली करनी हो तो वो कैसे कर सकते हैं, और उनको कुछ स्टॉक्स भी सुझाइए। नितिलेश जी, क्या मदद कर सकते हैं आप इनकी? एनआरआई के लिए सवाल ये पूछ रहे हैं कि वो स्टॉक मार्केट में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कहाँ पर खरीद बेच सकते हैं, क्या प्रक्रिया होती है? पूछना पड़ेगा, या फिर अविनाश सर थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। स्टॉक्स चाहिए तो स्टॉक्स के बारे में मैं डिस्कस करके बता सकता हूँ, चार्ट्स रीड करके, क्योंकि ये ब्लॉकिंग वाला पार्ट जी है। बिल्कुल, आप इनको स्टॉक्स सुझाइए। देखो, अभी के लिए जो एक स्टॉक्स मुझे अच्छा लग रहा है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में अगर हम लोग देखेंगे वीकली चार्ट के ऊपर, अभी तो एक ब्रेक डाउन वाला सिनारियो चल रहा है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे 0.61% का एरिया है, 72 से लेके 68, एक काफी इंपॉर्टेंट एरिया है। यहाँ पे अगर आता है तो यहाँ पे आप पोजीशंस को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक अच्छा खासा मोमेंटम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए एक अच्छा स्टॉक मुझे लग रहा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, 72 से लेके 68 इस रेंज में लेना चाहिए। जी, आप इनकी मदद कर पाएंगे क्या? एनआरआई कैसे खरीद बेच सकते हैं स्टॉक मार्केट में अगर उनको हिस्सा लेना हो भारतीय शेयर बाजार में? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए पूजा, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स इंडिया के जो एनआरआई के लिए हैं, मेरे ख्याल से एज पर आरबीआई एक लिमिट दी जाती है। इनका अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है या एडवाइजर है तो ये मेरे ख्याल से एनआरओ या एनआरई अकाउंट से इंडिया में निवेश जरूर कर सकते हैं। काफी ऐसे इंडियंस है जो एनआरआईज है जो अब्रॉड से इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, तो ये डेफिनेटली आई मीन वो रूट अप्लाई करके डेफिनेटली इसमें निवेश कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये अगर आरबीआई की वेबसाइट पे जाए या इनके चार्टर्ड अकाउंटेंट से ये सलाह करे तो मुझे लगता है कि एनआरओ एनआरई का अकाउंट इनको खोलना पड़ेगा, और उसके बाद डेफिनेटली इंडिया का जो सिक्योरिटी मार्केट है वो एनआरआई के लिए भी एक्सेस प्रोवाइड करता है। तो ये जानकारी मेरे ख्याल से उनको आरबीआई की वेबसाइट पे जरूर मिलेगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं और दर्शक जो फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, संजय। संजय नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैम। मैं गुड़गांव, हरियाणा गुड़गांव से बात कर रहा हूँ। स्वागत है आपका, बताइए किस स्टॉक पे सवाल पूछना चाहते हैं? मैंने देवेंसी इंटरनेशनल और एक धनलक्ष्मी बैंक और एक प्रिंस पाइप। लेवल्स बताएंगे? देवेंसी इंटरनेशनल मैम, देवेंसी इंटरनेशनल के 330 शेयर है मैम मेरे पास, 165 की रेंज में। धनलक्ष्मी? धनलक्ष्मी के हैं मैम मेरे पास 400 शेयर, 51 की रेंज में। प्रिंस पाइप भी लिया आपने? हाँ मैम, प्रिंस पाइप का मेरा काफी लॉस हो रखा है, ये मैंने 750 पे ले रखा है मैम। तीनों में आप कितना रुकना चाह रहे थे? मैम तीनों में जैसे 6 मंथ का टारगेट था है मेरा। 6 महीने का टारगेट है। नितिलेश आपके पास आऊंगी, बताइए इन तीनों स्टॉक्स पर आप राय दीजिएगा। देवयानी इंटरनेशनल 165। तो देवीने इंटरनेशनल में अगर हम लोग देखेंगे तो 140 से लेके 145 एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे वीकली सपोर्ट है, तो यहाँ तक आप एक कॉन्ट्रा प्लान कर सकते हैं। 145 रुपीज अगर आता है तो 138 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखेंगे तो काफी डैमेज हो चुका है। इसके नीचे अगर 138 के नीचे जाएगा तो ये स्टॉक 100 रुपीज के लेवल्स भी दिखा सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप रिस्की बेट ले सकते हैं, 145 144 इस रेंज में आता है तो 138 का स्टॉप लॉस लगा के थोड़ा सा क्वांटिटी को ऐड कर सकते हो। दूसरा जो काउंटर आपने पूछा लक्ष्मी बैंक का, उसके ऊपर देखो, धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड में अगर हम लोग देखेंगे तो अभी के लिए स्टॉक में एक वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो अभी भी एक स्टॉक मोमेंटम में है, लेकिन डेली चार्ट को अगर हम लोग देखेंगे तो डबल टॉप का फॉर्मेशन लगा के स्टॉक नीचे आ रहा है। तो स्टॉक के लिए जो एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस था पहले 35 से लेके 36, तो अभी के लिए एक रेंज बन के आ रहा है उस स्टॉक के लिए 38 से लेके 36। ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज होगा अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो एक यहाँ पे सपोर्ट बन के आएगा। दूसरा, अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो तो मेरे हिसाब से एक बार के लिए 43 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। यहाँ पे अगर निकलता है तो यहाँ से एग्जिट करके लोअर लेवल में 36 38 ये लेवल अगर फिर से मिलता है तो वहां पे ऐड करके चल सकते हैं। ये स्टॉक
52 जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से कोई भी मोमेंटम स्टॉक में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये नजरिया आपके स्टॉक पर, उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम सवालों का जवाब आपको मिल गया हो। बढ़ते आगे और प्रफुल्ल पटेल हमारे साथ इस वक्त गांधीनगर गुजरात से जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल जी गुड मॉर्निंग, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। मेरे पास आरसीएफ के शेयर है 300 182 के प्राइस पर जी, और ईडा के 400 थे 176 के, और उसके बाद में अभी थोड़ा कम हुआ तो मैंने 100 दूसरे बाय किए, तो ठीक है। एवरेज प्राइस मेरी 172 की हुई है। अभी टोटल 500 शेयर ईडा के हैं और आरसीएफ 300 है 182 के, तो दोनों पर क्या करना चाहिए मुझे? ठीक है, चलिए आपको अपनी मुहिम के जरिए बेहतर तरीके से गाइड करते हैं। नजरिया आपका क्या है, लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का? 2-3 महीने का है। 3 महीने का है। नितलेश, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आरसीएफ इनके पास 182 के भाव पे 300 शेयर इनके पास मौजूद हैं। इरिडा में इन्होंने पहले 176 के भाव पे 400 शेयर की लिए हुए थे, फिर थोड़ा भाव नीचे आया तो 172 पे करके इन्होंने टोटल अब इनके पास 500 शेयर हो चुके हैं इरिडा के एवरेज करने के बाद। बताइए क्या सलाह होगी, सबसे पहले आरसीएफ पर राय दीजिए। देखेंगे तो अच्छा खासा सपोर्ट है 135 से लेके 140 इस रेंज में, तो अभी के लिए आप स्टॉप लॉस बिल्कुल बना के रख सकते हैं। 135 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है तो इससे पोजीशंस को एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टॉक में मोमेंटम तभी देखने को मिलेगा जब ये स्टॉक 145 147 ये लेवल के ऊपर ट्रेड करता है, तो पहला एक इनिशियल लेवल 160 के आसपास चेक करना पड़ेगा कि मोमेंटम कंटिन्यू होता है या फिर नहीं। 160 के ऊपर ही इसमें आपको एक मोमेंटम देखने को मिलेगा, तो अभी के लिए 135 रुपीज के स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं। 147 के ऊपर थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड करके चल सकते हैं 160 के टारगेट के लिए। दूसरा स्टॉक जो होगा वो होगा नितलेश, इरेडा। हाँ, 176 की प्राइस पे इन्होंने खरीदा था, बाद में भाव नीचे आया तो 172 पे इन्होंने एवरेज किया। 500 स्टॉक है इनके पास। देखिए स्टॉक अगर हम लोग देखेंगे तो एक लंबे मोमेंटम के साथ चला था 45 46 ये लेवल से जो स्टॉक चलना चालू 65 रुपीज के लेवल से जो स्टॉक चलना चालू हुआ था, एक मनवे स्टॉक ने मोमेंटम दिखाया। तो अभी के लिए स्टॉक के लिए जो बेस फॉर्मेशन वाला एरिया था वो होगा 122 से लेके 130 इस रेंज में अगर आता है तो थोड़ा सा आप एवरेज करके चल सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना 115 रुपए का। 115 के नीचे अगर ये जाता है तो और इस स्टॉक में डैमेज हमें देखने को मिल सकता है। तो लास्ट होप आपके लिए 125 से लेके 130 बाइंग वाला एरिया, 115 आपका स्टॉप लॉस। तो ये है आपके दोनों ही स्टॉक्स पर सलाह। विनय जी हमारे साथ जुड़े हैं अगले दर्शक फोन लाइन पर। विनय जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैंने आईओबी का 200 शेयर लिया है 74 के रेट से, तो उसको लॉन्ग टर्म में ठीक है, तो रख नुकसान सकते हो हैं। रहा है आपको। अविनाश जी सलाह दीजिए, आईओबी लॉन्ग टर्म के लिए कैसा रहेगा? 74 पे लिया है, नुकसान हो रहा है और आज भी स्टॉक 3% नीचे है। निकलने की सलाह देंगे, कोई और स्टॉक इनको सुझाएंगे या फिर बने रहे आईओबी में तेजी के लिए? देखिए मेरे ख्याल से आईओबी में नंबर्स तो काफी अच्छे आ गए हैं, एसेट क्वालिटी में भी ठीक ठाक हो चुका है, लेकिन अभी हाल ही में पब्लिक सेक्टर बैंक्स में काफी बिकवाली देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ चुका था। तो नजरिया थोड़ा सा लंबा रखेंगे तो मुझे लगता है कि इनको 95 98 का भी लेवल मिल सकता है, बट टाइम फ्रेम कम से कम 12 से 15 महीने रखिए। बैंक अपने साइड से नंबर्स अच्छा डिक्लेयर कर रही है, एसेट क्वालिटी का आंकड़ा भी इंप्रूव हो रहा है, तो ये ट्रेडिंग व्यू नहीं है, बट अगर इनका नजरिया कम से कम 12-15 महीने का है तो यहाँ से अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है, तो होल्ड करने की राय रही। हम सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि YouTube पर भी दर्शक अपने सवाल छोड़ते हैं। तो YouTube जहां तक मैं देख सकती हूं बहुत सारे सवाल तमाम स्टॉक्स पे आ रहे हैं, येस बैंक से लेकर एक सवाल लेकिन उत्तम शुगर पर मुझे पूछना है। और नितिलेश, मुझे नज़रिया तो नहीं पता, मनप दास पूछ रहे हैं, इन्होंने 503 पर कहते हैं खरीदारी कर रखी है। नितिलेश, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी
अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक में हायर लेवल से एक वीकनेस ही हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन एक अभी जो ट्रेड कर रहा है वो एक इंपॉर्टेंट एरिया होगा 320 से लेके 340, जहां पे अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था जून 2023 में। उसी लेवल को अभी मार्केट क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा 315 320 ये रेंज में कैसे रिएक्ट करता है। तो अभी के लिए आप 315 के आसपास थोड़ा सा क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, 290 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और यहाँ से एक मोमेंटम आता है तो उछाल में एग्जिट का ही आपको प्लान करना पड़ेगा कि स्टॉक में ऑलरेडी स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है, लेकिन अभी के लिए स्टॉक एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास खड़ा है। ये नजरिया आपके स्टॉक पर। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। सुनील अरोड़ा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुनील जी नमस्कार, बताइए कहां से बात कर रहे हैं आप और उसके बाद अपना सवाल पूछिए। लखनऊ से बात कर रहा हूँ सर। मेरे पास ये इसके पड़े हैं, टैक्स इंफ्रा के 2000 शेयर पड़े हैं। ओके, किसके तो टैक्स? ये बताइए कि ये टैक्स जो रेल के जो रेल जी जी, टैक्स माको रेल, शेयर्स है, टैक्स माको हाँ, रेल, जी जी जी, टैक्स माको इंफ्रा है ये, ओके रेल नहीं है। ओके, हाँ, तो ये इन्हीं का ग्रुप है, रेलवे का ही ग्रुप है सर। टैक्स माको, आपने पहले ये बताइए किस लेवल पे आपने खरीदा है? 128 के करीब का है। ओके ओके ओके, तो फिलहाल आपके भाव से ये इस वक्त नीचे है ये स्टॉक, टैक्स इंफ्रा की अगर हम बात करें। जी, नजरिया आपका क्या है सुनील जी? लंबा नजरिया है, कम से कम 1 साल। 1 साल का, ठीक है। अविनाश जी, टैक्स माको इंफ्रा जरा बताइए, सुनील जी को बेहतर तरीके से गाइड कीजिए। थोड़ा सा हम माफी चाहेंगे, टैक्स माको रेल से कंफ्यूजन हुई थी। क्या नजरिया आपका बन रहा है? नहीं, देखिए प्रशांत, टेक्समैको रेल और टेक्समैको इंफ्रा जो है वो पहले एक ही कंपनी हुआ करती थी। इसमें प्रमोटर सेम है, लेकिन टेक्समैको जो इंफ्रा है इनके पास काफी बड़ा रियल एस्टेट का टुकड़ा है और ये रियल एस्टेट के मैनेजमेंट में काम करते हैं। मेरे ख्याल से देखिए, इन्वेस्टर ने ये शेयर 125-27 में अगर लिया है तो मैं इनको यही कहूंगा कि अगले साल 1.5 साल का ही नजरिया रखिए, क्योंकि रियल एस्टेट डेवलपमेंट एक बार होगा तो उसके बाद अपसाइड काफी सिग्निफिकेंट आने की उम्मीद रखिए। यहाँ पे अभी तक तो कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है, बट लैंड बैंक इनके पास काफी अच्छी है और जैसे जैसे ये आगे मोनेटाइज करेंगे इसका फायदा कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसीलिए शायद इस शेयर में इतना ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, इतनी ज्यादा एक्टिविटी नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं नई प्रोजेक्ट्स कंपनी विचार कर रही है कमीशन करने के लिए। तो जैसे इनकी कमीशनिंग होगी, रेवेन्यू बुक्स पे आएगा, उसके बाद ही आपको एक अच्छा रुझान और पॉजिटिविटी स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो लंबी अवधि के लिए मैं समझता हूँ 1 साल नहीं, कम से कम 1.5 साल का नजरिया लेके यहाँ पे होल्ड करिए। अच्छा पैसा बनेगा, लेकिन यहाँ पे लॉन्ग टर्म निवेशक की तरह इनको इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। ओके, तो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं आप, बने रहिए। शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट फंडामेंटली अच्छी कंपनी लग रही है, तो अगर आप समय दें तो आपको मुनाफा इसमें दिखेगा ज़रूर। वडोदरा से प्रीतेश कुमार शाह हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। प्रीतेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। अडानी विल्मर है 100 485.50 सेंट। CESE है 250 136.55 और DCW है 220 65.50। क्या मैं लॉन्ग टर्म रख सकता हूँ? DCW के वापस से एक बार लेवल्स बताइए। 65.50 65.50, ठीक है। 65। अदानी विल्मर में भी नुकसान है जी, हाँ, अदानी विल्मर में भी नुकसान है, तीनों- CESE में भी हल्का नुकसान हो रहा है और DCW भी एक बार हम लेवल्स देख लेंगे इसके। नितिलेश जी क्या सलाह देंगे, कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है क्या इन्हें अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि नुकसान तो हो रहा है, तो सलाह दीजिए आप किन स्टॉक्स में बने रहे और कहाँ से निकल जाने की सलाह देंगे? देखो, अडानी विल्मर में अगर हम लोग देखेंगे तो 340 एक इम्पोर्टेंट लेवल है। 340 जब तक इंटैक्ट है तब तक हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो 340 का अभी के लिए फिलहाल के लिए एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें, लेकिन 400 410 ये लेवल को अगर ये क्रॉस कर देता है तो अच्छा खासा एक रैली मोमेंटम हमें हम देखने को मिल सकता है। 520 से लेके 550 ये लेवल्स के ऊपर भी चलिए स्टॉक चल सकता है। दूसरा जो काउंटर आपने कहा DCW, अगर हम लोग देखेंगे तो डेली चार्ट के ऊपर एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 55 से लेके 54 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे जाएगा तो थोड़ा सा खराब माना जाएगा, 48 तक भी ये स्टॉक फिसल सकता है, लेकिन
स्टॉक अगर चलना चालू करना है तो उसको 60 रुपीज के ऊपर ही मेंटेन करना पड़ेगा। अडानी विनमार्ट में मैं कहूंगा कि होल्ड करने की राय दूंगा 340 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन डीसीडब्ल्यू में थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ से एक ब्रेक डाउन और देखने को मिल सकता है 48 के लेवल के लिए। अभी आपका पोजीशन है तो 55 रुपीज का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। तो अडानी विनमार्ट में व्यू पॉजिटिव है, 400 के ऊपर यहाँ से एक फ्रेश बाइंग भी हमें देखने को मिल सकता है। आपके सभी स्टॉक्स पर बाकी भी कुछ सवाल हैं तो आप हमें भेजते रहिए, हम उस पर आप एक्सपर्ट से राय जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय की थोड़ी कमी है इसलिए इतनी ही सवालों को हम अब शामिल कर पाएंगे। अविनाश जी, नितलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का ही समय देने के लिए, तमाम स्टॉक्स पर अपनी रणनीति सुझाने के लिए। बाजार पर नजर डालें तो रिकवरी तो आ रही है निचले स्तरों से मार्केट में, और 21,900 के ऊपर बाजार टिके रहने में इस वक्त कामयाब है। हालांकि फ्लैटिश कारोबार है लेकिन थोड़ा रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है बाजार। चलिए देखना होगा रिकवरी आगे कितनी टिकाऊ रहती है।